एवरीवन, वेलकम टू ऑल एंट्रेंस एग्जामिनेशन बाय द एंट्रेंस प्रिपरेशन। आप सभी का बहुत 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 सारा स्वागत है हमारे इस चैनल पे। और मैं पिछला सेशन भी लीगल स्टडी का लेकर के आई थी, क्योंकि अभी COED का एग्ज़ाम है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रखता है स्टूडेंट्स के लिए। इसलिए मैंने सोचा कि लीगल स्टडी ज़्यादा मैटर करता है। इसीलिए 22 मई को आपका एग्ज़ाम है COED का, राइट। तो इसीलिए आज का सेशन भी हम लोग लीगल स्टडी पे करेंगे और क्विक फैक्ट है जो कि 1 वर्ड आपका क्वेश्चन है, ठीक है। सो जल्दी जल्दी फटाफट से हम लोग सेशन को कंप्लीट करते हैं और आप लोगों को इसका फ्री PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे, ठीक है। तो मेरे साथ टेलीग्राम पे भी जुड़ जाइए, आपको डेली PDF वहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। तो आज का सेशन हम लोग शुरू करते हैं। सो बेस्ट ऑफ लक और करेक्ट आंसर दीजिएगा। और ये आपका मॉक टेस्ट के अकॉर्डिंग, मतलब कि मॉक टेस्ट के ही समझ के आप दीजिए इसे। जब मैं आंसर नहीं बताती हूँ तो आप खुद से उसे कॉपी में कर लीजिए और अपने आप को +1 मार्क्स दे दीजिए, ताकि आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो जाए, ठीक है। तो आज का सेशन हम लोग शुरू करते हैं फटाफट से। ये आपका पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, आर्टिकल 21A वॉज इंट्रोड्यूस्ड एज फंडामेंटल राइट एंड 11th फंडामेंटल ड्यूटी थ्रू। आपको बताना है कि जो 21 का एक क्लॉज आया हुआ है जो कि हमारा एजुकेशन के बारे में बात करता है, और फंडामेंटल राइट, मतलब फंडामेंटल राइट में ही ये 21A क्लॉज जुड़ा हुआ है, ठीक है। और पहले 10th फंडामेंटल ड्यूटी थे, लेकिन अब 11th हो चुके हैं, जो कि एजुकेशनल को फंडामेंटल ड्यूटी एंड फंडामेंटल राइट दोनों में इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, ठीक है। तो 86 अमेंडमेंट 2002 के बेसिस पे इसको ऐड किया गया है, इंट्रोड्यूस करवाया गया है, ठीक है। एजुकेशन की बात करता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका विच इज़ अ राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। मैं बता दूं कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आपका फंडामेंटल राइट में आता है, ठीक है, जो कि आर्टिकल 24 बात करता है। तो इसमें है क्या वैसे, तो प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज एंड हजार्डियस एम्प्लॉयमेंट। तो आपको मैं बता दूँ एक चीज़ कि इसमें बेसिकली क्या कहा गया है कि वो जो चिल्ड्रन होते हैं जो 14 ईयर्स से नीचे के होते हैं, तो उन्हें उन्हें मतलब कि फैक्ट्रीज़ में और हजार्डस एम्प्लॉयमेंट में करना काम मना है। और सख्त ऐसा कहा गया है कि उन्हें फ्री एजुकेशन दिया जाएगा, उन्हें वहाँ पे मतलब कि ऐसे जगहों पे काम करने की आवश्यकता नहीं है। ये बात करता है हमारा आर्टिकल 24 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड बिगर कम्स अंडर। तो मैं बता दूं कि ये आपका आर्टिकल 23 बात करता है, जो कि ये भी आपका फंडामेंटल राइट में आता है, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट में आता है, तो मैं बता दूं कि फंडामेंटल राइट आपका 12 to 35 गिवन है आर्टिकल, ठीक है। 12 to 35 के अंदर आपका पूरे फंडामेंटल राइट्स गिवन है, ठीक है। और कुछ कुछ उसमें रिस्ट्रिक्शंस भी हैं जो कि आपके उसी में गिवन हुए हैं, ठीक है। और ये आपका पार्ट 3 बात करता है ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एवरी पर्सन हु इज अरेस्टेड और डिटेन्ड इज रिक्वायर्ड टू बी प्रोड्यूस्ड बिफोर द नियरेस्ट मजिस्ट्रेट विद इन अ पीरियड ऑफ। तो मैं बता दूं कि अगर किसी भी पर्सन को अरेस्ट किया जाता है, पुलिस के कस्टडी में लिया जाता है, तो 24 आवर्स का, ये देखिए यहाँ पे आंसर में लिखा हुआ है 24 आवर्स का आपको अंदर, 24 आवर्स के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के अंदर आपको वो पेश करेगी ही करेंगे। जो पुलिस ऑफिसर्स हैं वो आपको मजिस्ट्रेट के मतलब मजिस्ट्रेट के सामने आपको सामने में रखेंगे ही, क्योंकि ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन है। और ये हमारा आर्टिकल बात करता है कि किसी भी पर्सन, हर पर्सन का अधिकार है, अगर वो अरेस्ट भी होता है तो उसे अधिकार है कि वो जाने अपने बारे में कि उसे अरेस्ट किया किस बेसिस पे किया है। फिर 24 आवर्स के अंदर उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। फिर आपका थर्ड पॉइंट आता है कि उसे अपने लीगल एडवाइज़र से मिलने का अधिकार है, ठीक है। उसे 1 कॉल करने का अधिकार है। ये सब हमारे फंडामेंटल राइट्स के अंदर आते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फंडामेंटल राइट हैज़ बिन डिस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर BR अम्बेडकर एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये क्वेश्चन मैंने कल ही जिक्र किया था। अगर आप लोगों ने सेशन देखा होगा तो आप लोगों को ये क्वेश्चन याद होगा कि फंडामेंटल राइट में ऐसा कौन सा आर्टिकल है जिसे BR अम्बेडकर जी, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के चेयरपर्सन थे,
तो उन्होंने ये कहा कि वो हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। तो ये आपका आर्टिकल 32 बात करता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, ठीक है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ क्या बात करता है कि अगर हमारा फंडामेंटल राइट वॉयलेट हो रहा है तो हम लोग डायरेक्ट कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जा सकते हैं अपने केस को लेकर के कि हमारा फंडामेंटल राइट को वॉयलेट किया जा रहा है। इसीलिए हमारे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने इसे हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और मैं बता दूं कि ये क्वेश्चन ऐसे हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किस आर्टिकल को कहा गया है, तो ये आपका क्वेश्चन आ चुका है DU का एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, जो कि लॉ के लिए होता है, ठीक है। तो चीज़ों को समझने का कोशिश कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चैप्टर 3 ऑन द फंडामेंटल राइट कंटेन्स 24 आर्टिकल। मैं बता दूं कि चैप्टर 3 आपका फंडामेंटल राइट है, ठीक है, जो कि कितने आर्टिकल्स को लेता है, 24 आर्टिकल्स को लेता है। मैंने अभी बताया आपको कि 12 to 35 आर्टिकल हमारा क्या बात करता है, फंडामेंटल राइट की बात करता है। 12 हमारा डिफिनेशन ऑफ स्टेट की बात करता है, ठीक है, और 35 आर्टिकल तक है जो कि हमारा 24 आर्टिकल को कंटेन करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What is the minimum permissible age for employment in any factory or mine? पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया वो जो हजार्डस वाला था कि क्वेश्चन कि कितने साल तक के बच्चों को ये मिनिमम एज एम्प्लॉयमेंट करने के लिए मना है, तो ये 14 ईयर्स तक के लिए, ठीक है। 14 ईयर के बच्चों को ऐसे फैक्ट्री में, माइंस में, जहाँ पे उन लोगों को कुछ बीमारी हो सकती है, ऐसे उन लोगों को अंदर ही कुछ, मतलब ठीक है वो लोग काम कर सकते हैं, अपने लिए कर रहे हैं, तो अगर अपना मतलब ऐसे खाने वाने के लिए कर रहे हैं तो वो ठीक है। लेकिन अगर उन्हें मतलब कि ऐसे कंपनी में ज़ोर ज़बरदस्ती से कराया जा रहा है तो वो सख्त सख्त मना है, और ये हमारा फंडामेंटल राइट बोलता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट टू स्ट्राइक क्या है? राइट टू स्ट्राइक क्या है? तो ये फंडामेंटल राइट है, और इस बेसिस पे एक आपका केस भी आया हुआ था, ठीक है। तो याद रखिएगा, राइट टू स्ट्राइक इज़ नॉट अ फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द टोटल नंबर ऑफ फंडामेंटल ड्यूटी मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन आर। तो अभी मैंने बताया ना कि पहले 10 हुआ करते थे, ओरिजिनली दे वेयर 10, ठीक है, लेकिन अब 11 हो चुके हैं, और ऐड किस चीज़ को करा गया है, ऐड करा गया है आपके एजुकेशन को, जो कि 6 to 14 ईयर्स के बच्चों के लिए कंपलसरी किया गया है, फ्री एजुकेशन के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फंडामेंटल ड्यूटी वेयर इनकॉर्पोरेटेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन। तो आपको बताना है कि फंडामेंटल ड्यूटी को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेटेड कब कराया गया, तो 1976 के अंदर इसको इनकॉर्पोरेटेड कराया गया। और मैं बता दूं कि आर्टिकल 51 का क्लॉज ए बात करता है आपके फंडामेंटल ड्यूटी की, जो कि आपका ए से लेकर के ए से लेकर के के तक के बारे में बात करता है, ठीक है। और पार्ट 4A बात करता है फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ प्रोहिबिटेड यूज ऑफ वर्ड हरिजन एंड रिप्लेस्ड इट विद अनुसूचित जाति इन ऑफिशियल वर्क। तो स्टेट गवर्नमेंट ने किस चीज़ को प्रोहिबिट किया और ये कौन सा स्टेट है, तो आपको बताना है कि ये कौन सा स्टेट है जिसने हरिजन वर्ड को प्रोहिबिट कर करके और रिप्लेस कर दिया है किस नाम पे, अनुसूचित जाति पे, ऑफिशियल वर्क के लिए। मतलब ऑफिशियल वर्क अगर होता है तो हम हरिजन वर्ड का यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है, अनुसूचित जाति का यूज़ करेंगे। तो ये कौन सा स्टेट ने करा है, तो ये उत्तर प्रदेश ने करा है, ठीक है। करेक्ट आंसर विल बी उत्तर प्रदेश, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Any dispute regarding the violation of fundamental right can be presented। तो मैंने बोला कि अगर आपका फंडामेंटल राइट को आप अगर कोई भी वायलेट कर रहा है, ठीक है, तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, और आपका हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं। तो आइदर इन द सुप्रीम कोर्ट और इन द हाई कोर्ट्स, किसी भी हाई कोर्ट्स में जा सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट में आपको राइट है जाने का, क्योंकि हमारा आर्टिकल 32 ये बात करता है कि अगर किसी भी पर्सन का, किसी भी पर्टिकुलर पर्सन का अगर उसका राइट वायलेट हो रहा है तो वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपनी याचिका को दायर कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन।
which signifies an important distinction between fundamental right and directive principle। आपको बताना है कि कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो कि आपके इम्पॉर्टेंट डिस्टिंक्शन मतलब दोनों के डिफरेंस को बताता है, फंडामेंटल राइट एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल को। ठीक है, तो वाइल द फॉर्मर आर जुडिशली इन्फोर्सेबल एंड लेटर आर नॉट सुपर इन्फोर्सेबल। तो मैं बता दूं कि एक आपका इन्फोर्सेबल होता है और एक आपका इन्फोर्सेबल नहीं होता है। ठीक है, तो आपका फंडामेंटल राइट इन्फोर्सेबल होता है एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल आपका इन्फोर्सेबल नहीं होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर्टिकल 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 17 क्या बात करता है? अबॉलिशंस ऑफ अनटचेबिलिटी। हम लोग बोलते हैं ना कि ये नीचे कास्ट का है तो फिर हम इसे नहीं छुएंगे, फिर उसके साथ ऐसे व्यवहार करते हैं, वो सांवला है तो फिर ऐसे नहीं, तो वो अनटचेबिलिटी की बात करता है। ये भी हमारे फंडामेंटल राइट में गिवन है कि आप किसी भी पर्सन के साथ अनटचेबिलिटी नहीं कर सकते हो, सारे मनुष्य एक समान है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस फंडामेंटल राइट। आपको मैं बता दूं कि कॉन्स्टिट्यूशन का ऐसा कौन सा पार्ट है जो कि फंडामेंटल राइट को डिफाइन करता है। तो ये पार्ट 3 करता है, जो कि अभी मैंने बताया था। 12 to 35 आर्टिकल आपका गिवन है, क्या चीज़? फंडामेंटल राइट का 12 to 35 आर्टिकल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। मैंने बताया पार्ट 4। पार्ट 3 में आपका फंडामेंटल राइट गिवन है, पार्ट 4 में आपका डीपीएसपीज गिवन है, पार्ट 4A में आपका फंडामेंटल ड्यूटीज गिवन है। ठीक है, 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रॉम विच कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी हैव बीन बोरोड। तो आपको बताना है कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर भी है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर आता है और बेसिक स्ट्रक्चर हमारा ऐसा है जिसे हम वॉयलेट नहीं कर सकते हैं। तो ये कहाँ से बोरोड किया गया है? ये यूएस से बोरोड किया गया है। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट। ठीक है, यूएस से बोरो किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रॉम विच कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन द रूल ऑफ लॉ हैज़ बिन बोरोड। द रूल ऑफ लॉ ये भी आपका बेसिक स्ट्रक्चर है। तो इसे हम लोगों ने कहाँ से बोरो किया है? तो इसे हम लोगों ने ब्रिटिश से बोरो किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। जो चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं मैं वही क्वेश्चन लेकर के आती हूँ, और आप लोगों का प्रीवियस ईयर भी पेपर आप लोग मिला सकते हो। ठीक है, वहाँ के भी अधिकतर क्वेश्चन मैं वहाँ से भी लाई हूँ। ठीक है, तो अगर सेशन आप लोगों को पसंद आता है ना तो प्लीज़ मुझे मोटिवेट करने के लिए बस एक लाइक कर दिया करो। ठीक है, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है ऐसे फिर पीडीएफ बना करके आप लोगों को चीज़ें क्लियर करने के लिए, बट आप लोग थोड़ा भी प्यार नहीं दिखाते हो। मैं चाहती हूँ कि बस थोड़ा सा आप लोग प्यार दिखा दो कि आप लोगों को इंटरेस्ट आ रहा है मुझसे पढ़ने में, तो मुझे भी अच्छा लगेगा। ठीक है, तो आपको बताना है कि फ्रॉम विच कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन एंड द स्टेट हैज़ बिन बोरोड। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने इससे कहाँ से बोरोड किया गया है? जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर और यूनियन एंड द स्टेट की बात करता है, तो इसे हम लोगों ने कनाडा से बोरोड किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कॉन्स्टिट्यूशन इज़ जनरली डिफाइंड एज। कॉन्स्टिट्यूशन को जनरली डिफाइंड किस चीज़ से किया जाता है? तो कॉन्स्टिट्यूशन को हम सुप्रीम एंड फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये हमारा प्रियम्बल में भी गिवन है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन का द सुप्रीम एंड फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? लार्जली बेस्ड ऑन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो मैंने कॉन्स्टिट्यूशन का जो सेशन लिया हुआ था मैंने उसमें हर चीज़ों को क्लैरिफाई करा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कितने बार आया, ब्रिटिश सरकार ने कितने बार इसको पेश किया पर इंडिया के लोगों ने नहीं माना। तो हर चीज़ों को वहाँ पे मैंने क्लियर करा है, जाइए और सेशन को वॉच कर लीजिए वहाँ पे। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन का हर एक आपका डाउट क्लियर हो जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन। द सोर्स ऑफ लीगल अथॉरिटी इन इंडिया। तो आपको बताना है कि लीगल अथॉरिटी इन इंडिया का सोर्स क्या है? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द सोर्स ऑफ पॉलिटिकल अथॉरिटी ऑफ इंडिया। सोर्स क्या है पॉलिटिकल अथॉरिटी ऑफ इंडिया का? पीपल ऑफ इंडिया। ये प्रीएम्बल में गिवन है एंड दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली कंसिस्टेड ऑफ, तो मैं बता दूं आपको कि जब कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट में बना था, स्टार्ट रेडी हुआ था जब, तो उस टाइम आपका आर्टिकल 395 था, ठीक है। लेकिन अब रिसेंटली 448 आर्टिकल्स हैं, ठीक है। अभी रिसेंटली 448 है, अप्रॉक्सीमेटली 450 लेकर के चलो, आप 450 भी लिख दोगे तो डजेंट मैटर करता है। लेकिन पहले 395 आर्टिकल्स, 8 स्केड्यूल्स एंड 22 पार्ट्स थे, लेकिन अब 25 पार्ट्स हो चुके हैं, आपका 12th स्केड्यूल हो चुका है, और फिर आपका 450 आपका आर्टिकल हो चुका है, ठीक है। याद रखिएगा चीज़ों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या है? तो पार्शियली रिजिड एंड पार्शियली फ्लेक्सिबल, ये क्वेश्चन भी आपका इम्पॉर्टेंट है। ये ना वन वर्ड जो मैं क्वेश्चन लेकर के आई हूँ ना, ये सारे आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो हर क्वेश्चन को बारीकी से समझिए, और यहाँ पे पढ़ने के बाद आप टेलीग्राम से PDF डाउनलोड कीजिए, वहाँ से मॉक टेस्ट दीजिए, एंड देयर विल बी सफिशिएंट फॉर यू। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज़ द सेम कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी एज द, हम लोगों ने जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन अथॉरिटी लिया है, वो कहाँ से सेम लिया है, सेम कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी से लिया है? तो ब्रिटिश मोनार्क से लिया है, ठीक है। ब्रिटिश मोनार्क विल बी आवर करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अ पार्लियामेंट्री सिस्टम द एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल, पार्लियामेंट्री सिस्टम में एग्जीक्यूटिव का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है? टू लेजिस्लेचर, क्या है आंसर? टू लेजिस्लेचर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिस्क्राइब्स इंडिया एज, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया को क्या डिस्क्राइब करता है? इंडिया हमारा यूनियन ऑफ स्टेट है, ठीक है। जो कि हमारा कौन सा ये बात करता है, हमारा पार्ट 1 बात करता है कॉन्स्टिट्यूशन का, यूनियन ऑफ स्टेट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द आवर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को क्या प्रोवाइड करता है? तो यूनियन प्रोवाइड करता है, एंड ऑल दी स्टेट्स को, ऑल दी स्टेट्स प्रोवाइड करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। द सोर्स ऑफ वी द पीपल ऑफ इंडिया इन द प्रीएम्बल इज टेकन फ्रॉम, आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे बुक के जो पहले पहले पेज होते हैं, ज़्यादातर आपकी सोशल साइंस की बुक में, तो आप लोगों ने नोटिस करा होगा कि वहाँ पे प्रीएम्बल के बारे में लिखा हुआ ज़रूर रहता है एक पेज में, तो वो चीज़ें ना इम्पॉर्टेंट है। तो वहीं पे हमारा पहला लाइन वी द पीपल ऑफ इंडिया की बात करी हुई है, तो उस वही आपसे पूछ रहे हैं कि इस सोर्स को हम लोगों ने कहाँ से बोरो किया है? तो यूनाइटेड नेशन से बोरो किया है। यूनाइटेड नेशन विल बी आवर करेक्ट आंसर। लीगल सोवर्जिनिटी लाइज इन, लीगल सोवर्जिनिटी लाइज इन, तो आपका कॉन्स्टिट्यूशन आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। द यूनियन टेरिटोरी इज एडमिनिस्ट्रेड बाय, यूनियन टेरिटोरी किस चीज़ से एडमिनिस्ट्रेट करता है? तो ये आपका बात करता है, आपका ये आर्टिकल में गिवन है कॉन्स्टिट्यूशन का, कि द प्रेसिडेंट की बात करता है थ्रू, लेफ्टिनेंट गवर्नर की बात करता है, गवर्नर्स की बात करता है, एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंटेड बाय हिम, ठीक है, की बात करता है। प्रेसिडेंट के थ्रू लेफ्टिनेंट गवर्नर को अपॉइंट किया जाता है, गवर्नर्स को किया जाता है, एडमिनिस्ट्रेटर को अपॉइंट किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी टाइम्स द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बीन अमेंडेड सो फार, प्रीएम्बल को हम लोग कितने बार अमेंड कर सकते हैं? तो वंस, एक बार, सिर्फ एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन। द एम एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन एनश्राइंड इन, एम और ऑब्जेक्टिव क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का? तो प्रीएम्बल है अपना, ठीक है। केशव नंदा भारती केस में ये डिक्लेयर हो गया था कि प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। जुडिशियल रिव्यू कहाँ बात करता है, कौन से आर्टिकल में गिवन है? आर्टिकल 13 बात करता है, जो कि हमारे फंडामेंटल राइट के अंदर गिवन है, ठीक है। और जुडिशियल रिव्यू में हम बेसिकली क्या बात करते हैं कि अगर मान लीजिए कि
जो जुडिशरी है उन लोगों को किसी लॉ, जैसे पार्लियामेंट ने कोई लॉ पास कर दिया, उससे सेटिस्फाई नहीं है वो लोग, ठीक है, उन्हें लग रहा है कि नहीं ये चीज़ वायलेट हो रहा है, ये चीज़ वायलेट हो रहा है, तो जुडिशियल रिव्यू आर्टिकल 13 आपका ये बात करता है कि सुप्रीम कोर्ट उसे खारिज कर सकती है कि वो लॉ इनवैलिड है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज़ नो प्रोविज़न फॉर, इन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा, कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ मतलब कि ये चीज़ कौन सा प्रोविज़न है जिसकी जिक्र ही नहीं करी गई है, तो इकोनॉमिक राइट के बारे में, इकोनॉमिक राइट के बारे में आपका कहीं पे भी जिक्र नहीं है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फंडामेंटल राइट आर बेस्ड ऑन, फंडामेंटल राइट बेस्ड किस चीज़ पे है, तो बिल ऑफ राइट्स पे है, जो कि हम लोगों ने यूएसए से करा है, विद इन बिल्ट लिमिटेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फंडामेंटल राइट को हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव राइट बोलते हैं, ठीक है, फंडामेंटल राइट को हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव राइट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फंडामेंटल राइट सिक्योर टू द सिटीजन इंडिविजुअल्स इज प्रोटेक्टेड अगेंस्ट, फंडामेंटल राइट सिक्योर्ड करता है सिटीजन्स को, ठीक है, और इंडिविजुअली प्रोटेक्ट भी करता है हर किसी को, तो इसका आंसर हो जाएगा स्टेट एक्शन, ठीक है, स्टेट एक्शन पे सिक्योर्ड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्सेप्शन ऑफ इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये बात करता है आपका आर्टिकल 14, जिसको कि हम दूसरे नाम से भी जानते हैं इक्वलिटी बिफोर लॉ, ये तो बोलते ही हैं, और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ ये बोलते हैं, दो नाम से हम इसे जानते हैं, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एंड इक्वलिटी बिफोर लॉ। आर्टिकल 14 बात करता है, जो कि हमारा फंडामेंटल राइट के अंदर आता है, जो कि राइट टू इक्वालिटी के अंदर आता है, ठीक है। प्रेसिडेंट की बात करता है, गवर्नर्स की बात करता है, डिप्लोमैट्स एंड एम्बेसडर्स की बात करता है, ठीक है। चलिए बस आज का सेशन इतना ही था, तो मैं डेली अराउंड आपका 40 to 50 क्वेश्चन लेती हूँ, सेशन को वॉच करते हो ना, देयर विल बी रियली सफिशिएंट फॉर यू, ठीक है। टेलीग्राम पे मेरे साथ जुड़ जाओ, फ्री पीडीएफ डाउनलोड करो, वहाँ से मॉक टेस्ट दो और एनालाइज करो कि आप लोग कितने चीज़ों को क्लियर कर पा रहे हो, ठीक है। तो एक मोटिवेशन लाइन था, मंजिल कितनी ही दूर क्यों ना हो, ठीक है, मंजिल कितनी ही दूर क्यों ना हो, हमें तब तक चलना है जब तक मंजिल हासिल हो ना जाए, तो हमें तब तक चलना है जब तक हम इस जगह पे पहुंच ना जाए, ठीक है, इस जगह पे हमें पहुंचना है, शाइन करना है एंड स्पार्कल करना है, ठीक है। तो बस आज का सेशन इतना ही था, और मैं उम्मीद करती हूँ कि सेशन आप लोगों को पसंद आया, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड मैं उम्मीद करती हूँ अगर आप लोगों को पसंद आया है तो सेशन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सेशन को लाइक कीजिए, और मेरे साथ टेलीग्राम पे जुड़ जाइए डेली पीडीएफ के लिए। थैंक यू सो मच।